Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. Addicted, this is a lecture series of Indian polity from M Lakshmikant और ये जो MCQ टेस्ट सीरीज रहती है for UPSC as well as state PSC examinations. So without wasting a moment शुरू करते हैं. So far 7 videos जो MCQs लेक्चर के ऊपर थी उसमें 70 क्वेश्चन डिस्कस करनी है. 71st क्वेश्चन ये जो रहता है ये रहता है हमारे पास. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया. तो जो भी न्याय प्रणाली जो ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में उसके बारे में हमसे जो स्टेटमेंट पूछी गई है और इनमें हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो फर्स्ट रहती है इट जुडिशियली यूनाइटेड इंडिया. तो देखिए बहुत ही जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हाई कोर्ट जो है मद्रास मुंबई कोलकाता वगैरह में खोले गए और सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता जो है अंडर द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग 1773 जो एस्टेब्लिश करने की बात की. तो एक यूनिफाइड जो है जुडिशरी जो है ब्रिटिशर जो है इंडिया में जो है सेटअप की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी जो ठीक हो जाएगी. तो जहां जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है उनको हम काट सकते हैं. दूसरा हमारे पास रहता है ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट एंड रिलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ. ये बिल्कुल सही बात है. इन्होंने जो है रिलेवेंट इंटरप्रिटेशन मतलब आधुनिक समय के हिसाब से जो है उस टाइम का जो टाइम था उस हिसाब से जो है कस्टमरी लॉज की इंटरप्रिटेशन करके जो लॉज लाए हुए थे. तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है हमारी जो है ठीक हो जाएगी. अब थर्ड रहता है इन जनरल ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉज ऑफ इंडिया. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ब्रिटिशर्स ने जो ऑब्जर्व किया था जितने भी कस्टमरी लॉज इंडिया में थे उनको जो है ब्रिटिशर्स ने ऑब्जर्व किया था और उस हिसाब से जो अपनी जो है जुडिशियल जो है लॉज एंड इनेक्टमेंट्स और मशीनरी जो है इंडिया में जो एस्टेब्लिश की थी. तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं. ये गोपीनाथ बोरदोली जो सब कमेटी थी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है. दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी लेकिन काफी इजी है. अगर आपने शेड्यूल्स के बारे में देखा हुआ है तो देखिए जो हमारी जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो बात की गई है स्टेट्स की एक्सेप्ट असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम. जो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी जो ट्राइबल एरियाज हैं वो 6 शेड्यूल में आते हैं. ये बात हम ध्यान में रखनी है. 6 शेड्यूल डील्स कर दिया विद दी ट्राइबल एरियाज ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये बोलती है कि फिफ्थ शेड्यूल फॉर दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया. देखो तो असम जो है असम को जो 6 शेड्यूल में जो डाला गया है तो ये देखिए एक ट्रिकी सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. और यहाँ पर जहाँ पर जो 6 शेड्यूल दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एरिया नेक्स्ट टू दिया ये स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी. इस तरह से ये मतलब एक ट्रिक है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की. अगर आपको इस कमेटी के बारे में नहीं भी पता है देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनवैलिड हो जाएगी और थर्ड हमारी जो स्टेटमेंट जो ठीक रहेगी. अब देखिए थर्ड तो हमें ठीक चाहिए ना तो फोर भी हमें जो इलिमिनेट करना पड़ेगा. तो सी जो है इसका जो राइट आंसर जो है हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इसमें किया जाना था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. तो असम से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो असम था जो ट्राइबल एरिया था उसके जो एक्सक्लूडेड एरिया से इससे रिलेटेड जो ये गोपीनाथ भोदोलियो कमेटी जो ये जो बनाई गई थी और 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है. एनडीए में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी सीडीएस में भी पूछा जा चुका है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी इज राइट आंसर. तो ये जो कमेटी है ये 27 फरवरी 1947 को जो गठित की गई थी. इसने रिपोर्ट करना था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो कि असम था इसके ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज के बारे में. तो इसने जो है जनरली 6 शेड्यूल से रिलेटेड इसने जो है बात की थी और फ्यूचर पैटर्न कैसा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया का इस रिलेटेड जो है इसने जो है रिकमेंडेशन अपनी दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि जो ड्राफ्ट जो संविधान था एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो ये जो है किसी लीडर ने बोला था कि ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मशीनरी जो है प्रोवाइड करता है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के एक मशीनरी ये प्रोवाइड करता है. इट इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैव बीन डन इन सम कंट्रीज. हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू बी डिटरमिन्ड बाय द पीपल. तो हमें किसी भी पार्टी को किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो पावर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. जैसे हमारी चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां पर जो राज करती है एक सिंगल पार्टी सिस्टम है. तो ये जो है इन लीडर के द्वारा कहा गया कि हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पर जो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए और हमारी जनता किसे जो है पावर में लाना चाहती है हमें जनता पर जो है इसे छोड़ देना चाहिए एज इट मस्ट बी सिस्टम टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के किस मेंबर्स के द्वारा ये बोली गई थी. तो ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद जो है ये स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा जो बोली गई. सो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट मशीनरी जो है प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही गलत होगा अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को पावर में इंस्टॉल कर देते हैं. हमें जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो किस पार्टी को जो है या किन लोगों को जो है पावर में देखना चाहती हैं. अगर हम चाहते हैं कि जो सिस्टम हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है स्टेब्लिश किया है अगर हम चाहते हैं कि ये जो है रियल डेमोक्रेसी रियल लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है सेटिस्फाई करे तो ये हमें जो है जनता के ऊपर जो है छोड़ देना चाहिए. ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है कहा था. देखिए क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी और काफी इजी है. इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से मेंबर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर नहीं थे.
तो आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि मुस्लिम लीग है, चाहे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है, चाहे महात्मा गांधी जी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कभी अटेंड ही नहीं किया हुआ है, तो महात्मा गांधी कैसे जो है मेंबर बन सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाकी बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, के एम मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, तीनों के तीनों जो है मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। महात्मा गांधी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कैसे पार्ट बन सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में जो पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो है परमिएबल प्रस्तावना से रिलेटेड जो कुछ स्टेटमेंट बोली गई है। पहली चीज बोली गई है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रपोज किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जो है मूव किया गया था, इस रिलेटेड में काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अल्टीमेटली जो बाद में जो प्रीमिएबल का जो प्रीमिएबल जो है ये बनी बाद में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। इट इज नॉट जस्टिफिकेबल इन अदर। जस्टिफिकेबल का मतलब है कि आप जो है परमिएबल के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिफिकेबल और इनफोर्सेबल बाय दी कोर्ट्स, लेकिन परमिएबल को इन्फोर्स करने के लिए आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी जो ठीक है। अब थर्ड प्रोविजन इसमें दिया गया, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। बहुत ही गलत बात है। हमें पता है कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 का, उसने परमिएबल को जो है अमेंड किया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जो है परमिएबल में डाले थे। तो परमिएबल कैन बी अमेंडेड। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी जो इसमें जो गलत हो जाएगी, तो वो थर्ड भी हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ रहता है इट कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, परमिएबल जो है ओवरराइड नहीं कर सकती स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट रहती है। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, इनमें से कौन से जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है मेंबर जो रहते थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस जो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी की कंपोजिशन देख सकते हैं। पहली बात आपको ये बताना चाहिए कि इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। बाकी मेंबर थे इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम माधवा राव। बाद में इनको जो है बी एल मित्र जी के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि बाद में मतलब अपनी इल हेल्थ के कारण, बीमारी के कारण इन्होंने रिजाइन कर दिया था। टी कृष्णामाचारी जो है बाद में जो डीपी कथियन के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिए गए थे, क्योंकि इनकी जो डेथ हो गई थी 1948 में, और अगस्त 1947 में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कंस्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि जो आइडिया जो रहता है परमिएबल का, देखिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका आइडिया जो है भारतीय संविधान में जो है किस देश के संविधान से जो लिया गया है, तो ये जो है फ्रांस के संविधान से जो है लिया गया है। और आपने एक बात ध्यान रखना, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये डायरेक्ट जो है फ्रांस की प्रस्तावना से वर्ड जो है लिए गए हैं। और जो सोशलिस्ट जो वर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सोशलिस्ट जो वर्ड है जो कि हमारी परमिएबल में ऐड किया गया है, ये सोशलिस्ट वर्ड यूएसएसआर से लिया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखें। और परमिएबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस और एलआईसी ऑफ इंडिया केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको जो है सही ठहराया था कि परमिएबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और परमिएबल को जो है अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुई थी। और सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारे जो है प्रस्तावना में जो डाला गया था। देखिए जो सेकुलर जो वर्ड है, सेकुलरिज्म के बारे में आपसे जो बहुत बार जो है पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखिए सेकुलरिज्म होता है, जनरली हम इसको धर्मनिरपेक्ष ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एक प्रिंसिपल होता है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन जो डिटरमिन करता है, और इसमें जनरली जो है स्टेट जो है न्यूट्रल होती है रिलीजन से रिलेटेड। दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अगले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो कंप्लीटली साइड होती है रिलीजन से, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं, सॉरी, नेगेटिव कंसेप्ट ये रहता है कि जो स्टेट है वो कंप्लीटली सेपरेट होती है रिलीजन से, इसका कोई भी लेना देना रिलीजन से नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव कंसेप्ट में ऐसा होता है कि जो स्टेट जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो सभी रिलीजन को जो है इक्वली जो है देखती है, और सभी रिलीजन की डेवलपमेंट के लिए जो इक्वली जो है वर्क करती है। तो इंडिया में जो हमारा जो पॉजिटिव कंसेप्ट लिया गया है, जबकि वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है इट इज नेगेटिव कंसेप्ट रहता है। वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर जो स्टेट जो है कंप्लीटली साइड रहती है फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन से जो है गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन को जो एक बराबर देखती है, और सबकी अपलिफ्टमेंट के लिए, सबकी डेवलपमेंट जो है एक समान जो है वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा फीचर जो है हमारे जो फेडरल सिस्टम का है वो जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो फाउंड नहीं होता है।
तो देखिए ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि सिटीजनशिप का चैप्टर जो हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पर जो सिर्फ हमारी एक ही सिटीजन होगी, दैट इज वी आर इंडियन। लेकिन अगर आप यूएसए में जाए वहां पर डबल सिटीजनशिप है, यानी कि आपकी कंट्री की अलग से सिटीजनशिप होगी और स्टेट की जो अलग से सिटीजनशिप जो है होगी। तो इसलिए ये जो ड्यूल जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये हमारे संविधान में नहीं मिलता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारे संविधान में जो है कहीं पर भी फाउंड नहीं होता, नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहती है बिटवीन फेडरल स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूनिटी स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहती है, सुप्रीमेसी रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए हमारे कंट्री में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, यहाँ पर जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सोवरेन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारी कंट्री में। और कोर्ट्स की तो अथॉरिटी रहती है कि इंटरप्रेट जो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है, इसमें पूछा गया कि किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडी को जो है कहा गया है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट्स इशू करते हैं, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यू ब्रेंटो एंड मेंडेमस। देखिए लास्ट क्वेश्चन अगेन काफी इजी है और काफी ट्रिकी है। इसमें पूछा गया कि राइट टू इक्वालिटी जो है फाइंड करता है प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर यूपीपी सेक्शन 9 का है। देखिए तो देखिए हमारे संविधान में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म आर्टिकल 12 टू 35। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। पहला रहता है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, ये रहता है आर्टिकल 14 टू 18। उसके बाद रहता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। फिर थर्ड रहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। फोर्थ रहता है हमारे पास राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद जो है फिफ्थ रहता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 टू 30। और लास्ट में रहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडी आर्टिकल 32। पहले आर्टिकल 31 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ और इसके बाद जो है इसको जो रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है आर्टिकल 300A पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारी कंट्री में लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ह्यूमन राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 14, 15, 16 ये तीनों आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इसका सी आंसर जो इसको जो राइट आंसर जो है हो जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक जो है इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है लाता रहूं, लेक्चर लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।